हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमारे द्वारा एडुडेरिया का जो कि 5,000 प्लस प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाया जा रहा है। तो सेट संख्या आज है 8। तो आज का हम लोग का सेट संख्या 8 है। अगर आप लोग इससे पहले कोई भी वीडियोज 1 से 7 सेट तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट संख्या 8। शुरुआत करते हैं सेट संख्या 8 को। तो पहला प्रश्न आ जाता है, पहला प्रश्न कह रहा है लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान होता है 6.5। मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, रोगों और उसके जीवाणुओं को सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या कितना है आपका? तो ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या कितना है? 1 हो जाएगा। तो हैजा रोग किससे होता है? हैजा रोग का जीवाणु का क्या नाम है? तो इसका नाम है ब्रीवियो कॉलेरी। क्षय रोग के जीवाणुओं का क्या नाम है? तो क्षय रोग के जीवाणुओं का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, निमोनिया का जीवाणु नाम क्या है? किस जीवाणु से होता है? तो उसका जीवाणु कौन सा है? तो आपका इसका जीवाणु हो जाता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और टेटनस का जीवाणु कौन है? तो ये है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। फिर से सूचीबद्ध करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो आपका गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? मेघालय में। और मीरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मीरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद पंचई मलाई कहाँ अवस्थित है? तो ये पंचई मलाई तमिलनाडु में स्थित है। पंचई मलाई कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। इसके बाद डालमा पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये झारखंड में है। डालमा पहाड़ियाँ कहाँ है? झारखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, फिर से सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो कह रहा है बांध है और नदी। तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है? तो दुलहस्ती परियोजना आपका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पे। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। और इसके बाद गांधी सागर परियोजना। तो गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? चंबल नदी पे। इसके बाद उकाई बांध है। उकाई बांध किस नदी पे है? तो ये ताप्ती नदी पे है। उकाई बांध किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे है। और तवा बांध किस नदी पे है? तो तवा नदी पे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित जो सभी विवाद हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जाते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या
से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय, यह जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों होगा। ऑप्शन संख्या सी। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के हेतु वित्त, यहाँ वित्त लिखा हुआ है, ठीक है, यह वित्त का उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। ठीक है, और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। आप बताएंगे इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और कैवी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका कौन सा समिति था? तो शिवरामन समिति से संबंधित था नाबार्ड। तो इतना फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे नाबार्ड से रिलेटेड। और अभी वर्तमान में नाबार्ड के कौन अध्यक्ष है? आप इसे कमेंट में गोविंद चौटाला करके कोई शायद है। ये हमेशा करंट अफेयर है तो थोड़ा बदलते रहते हैं अध्यक्ष वगैरह। कह रहा है विशेष आर्थिक अधिनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये सन 2006 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? सन 2006 ईस्वी में लागू किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था सन 2006 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब लागू किया गया था? तो सन 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला है समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कह रहा है समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये किसका नियम है? तो अवगार्डो का नियम है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 16 अगस्त 1905 ईस्वी को। तो बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये ध्यान रखेंगे 16 अगस्त 1905 ईस्वी को। कह रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो सन 2010 ईस्वी में किया गया था। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? सन 2010 ईस्वी में। इसके बाद अगला है कौन सा क्रिप्स मिशन जो है, कौन क्रिप्स मिशन के साथ क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारिक वार्ताकार थे? इसमें कह रहा है कौन जो है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान का माप है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसकी जड़त्व का माप है। ठीक है, कह रहा है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य, जिसे पिच कहते हैं।
ध्वनि का महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य, जिसे पिच कहते हैं, वो जो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण जो है तारतम्य, पिच जो है, वो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला है हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा से। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। ठीक है, हड़प्पा का किस स्थल क्षेत्र से खेल का मैदान मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। कह रहा है चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है मानव हृदय कितने भागों में विभाजित या कितने कोष्ठकों में विभाजित होता है? तो कितने कोष्ठकों में विभाजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठक में या 4 भागों में विभाजित होता है। इसका राइट आंसर डी। कह रहा है वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच को संबंध को सुधारना। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को क्या था? सुधारना। कह रहा है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? मतलब क्या विभिन्नताएं हैं? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या विभिन्नताएं हैं? तो आत्मा की विभिन्नताएं हैं। ठीक है, आप अगर हमारे चैनल के द्वारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म को नहीं देखें, इस्लाम धर्म और यहूदी धर्म, पारसी धर्म, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत डिटेल में बताया गया है। कह रहा है किस सिख गुरुओं की हत्या जो है मुगलों के द्वारा की गई थी? किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों की द्वारा की गई थी? तो गुरु तेज बहादुर का भी किया गया था और गुरु अर्जुन देव का भी किया गया था। तो गुरु अर्जुन देव का कौन किए थे हत्या? कौन किया था? मुगल बादशाह जहांगीर। और गुरु तेज बहादुर की हत्या कौन किया था? तो औरंगजेब। तो ध्यान रखेंगे किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी? तो गुरु तेज बहादुर और गुरु अर्जुन देव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये राजगृह में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो ये राजगृह या राजगीर या ग्रीवरज भी कह सकते हैं।
कह रहा है अगला प्रश्न, कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं, कौन जो है यांत्रिक तरंगे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे। कौन सी यांत्रिक तरंगे जो हैं वो कौन जो है यांत्रिक तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो क्या होती है, वो यांत्रिक तरंगे होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी। कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी में, भोपाल गैस त्रासदी में जो कि अक्टूबर, शायद अक्टूबर 1984 में हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी जो है किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है वो क्या हुआ था, रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसे ध्यान रखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो ये रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इसके बाद अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है, तो कह रहा है राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, पढ़ लेते हैं पहले। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, ये सही है। इसके बाद अगला है, इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है, ये भी सही है। इसके बाद अगला है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसके बाद तीसरा है महाभियोग संसद के द्वारा चलाई जाने वाली एक आर्द्र न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। कहा कथन में क्या, कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, नहीं, ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन का इसके पहले वाले वीडियोज में आपको बताए थे कितना तिहाई होना चाहिए, 1/3 की 2/3 बताए थे, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है हमको, ठीक है, आप थोड़ा देख लेंगे। चलिए अब अगला देख लीजिए आगे क्या कह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी राइट है। इसके बाद अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो 60। ठीक है, और अगर बात करें विधान परिषद में, तो विधान परिषद में कितने हो सकते हैं, तो उस विधानसभा सदन का 1/3 सदस्य, और या फिर न्यूनतम 40 सदस्य, विधान परिषद का ये हम बात बोले, और विधानसभा का न्यूनतम 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, सन 1975 में। इसका राइट आंसर 1975 हो जाएगा। इसके बाद अगला है कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, तो कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, तो इनमें से सभी प्राप्त है, भारतीयों को भी और विदेशियों को भी। इसके बाद तो कौन कौन सा है, तो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा। अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलेगा, देशी को भी विदेशियों को भी, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो इनमें से सभी। इसके बाद अगला है बैलगाड़ी किस चित्रकार का कृति है,
बैलगाड़ी जो है किस चित्रकार का कृति है? तो बैलगाड़ी किसका कृति है, किस चित्रकार का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन। इसका राइट आंसर डी, अबुल हसन। इसके बाद आगे है, भारत में मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसका अर्थ क्या है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, ये है। इसके बाद दूसरा है, नहीं इसका राइट आंसर तो ए ही हो जाएगा, तो ए ही पढ़ते हैं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों का विद्यमान होना। ठीक है। इसके बाद अगला है, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? इनायत खान। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनायत खान है। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनायत खान है। इसका राइट आंसर इनायत खान। इसके बाद अगला है, वेलेज़ली की सहायक संधि। वेलेज़ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो ये मैसूर था। कौन सा था? मैसूर था। ठीक है। वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो ये मैसूर था। ठीक है। पहला कौन था? कमेंट में आप हमें बताएंगे पहला कौन था। अगला है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। और केवल बोलता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो राजा राम मोहन राय, लेकिन यहां भारतीय लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। अगला है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। इसके बाद अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? वर्धा कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो अधिवेशन का प्रस्ताव को पारित किया गया था। वर्धा कहाँ है? तो ये वर्धा महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसके बाद अगला है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये अमोनियम क्लोराइड का। और बैटरी में किसका? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है। तो शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। टंका में किस मिश्र धातु होता है? तो सीसा और टीना होता है। सीसा और टीना, इसका ट्रिक है FST, सीसा और टीना। ठीक है। चलिए अगला है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो ये एनी बेसेंट ने की थी, और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, और बिपिन चंद्र पाल ने किया था। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? कौन सा विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? तो नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर किस विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है?
क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो ये गामा किरणें को उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 जो है, कोबाल्ट 60 जिसे क्या बोलते हैं? कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 में आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। और ये कौन सी किरणें या क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला है, क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो जगरेब। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जगरेब में अवस्थित है। इसके बाद अगला है, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक से। ओलंपिक में स्वर्ण विजेता 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण विजेता थे। कितना मीटर भाला फेंके थे? तो 87.58 मीटर भाला फेंके थे। ठीक है, चलिए अगला है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1974 में। जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974 में। इसके बाद अगला है, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये असम राज्य में प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों से सीमा साझा करती है? और असम जो है टोटल 7 राज्यों से सीमा साझा करती है और 2 देश से सीमा साझा करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, आगे प्रश्न देख लिए। भारत की राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि में बिहार का स्थान कैवा है? तो 12वां स्थान पे बिहार आ जाता है। इसके बाद अगला है, कह रहा है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार का जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? भारत की जो जलवायु है कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो मानसून, गर्म, ग्रीष्म के साथ ये प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, चलिए अब अगला है, क्वेश्चन संख्या 47। कह रहा है, अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर जो है किन 2 देशों की सीमा पे अवस्थित है? तो उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। अरल सागर जो है किन 2 देशों के सीमा पे अवस्थित है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, कह रहा है, समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है? तो समान न्याय अनुच्छेद 39 के क, ऑप्शन संख्या सी। इसके बाद अगला है, आर्टिकल 21 के ए किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आर्टिकल 21 के ए जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में। प्रवर्तक निदेशालय की स्थापना 1956 में। और कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 50 प्रश्नों का क्वेश्चन। और कुछ अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, स्मरणीय तथ्य हैं। कह रहा है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कडफिसेस था। कौन था? कुजुल कडफिसेस। इसके बाद अगला है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है, इसके बाद इसकी राजधानी प्रारंभिक रूप में कहाँ थी? पुरुषपुर में थी। और दूसरा राजधानी कहाँ था? मथुरा में। कहाँ था दूसरा राजधानी? मथुरा में। ठीक है, इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान जो हैं वो चरक रहा करते थे। इनके दरबार में राजा कनिष्क के दरबार में
तो इनके दरबार में कौन रहा करते थे? तो आयुर्वेद के जनक विद्वान चरक रहा करते थे। इसके बाद अगला है बुद्ध चरित्र की रचना अश्व घोष ने किया था, जो कि कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। इसके बाद है गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। चलिए अगला है प्रसिद्ध रेशम मार्ग जो है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये कनिष्क के द्वारा ही किया गया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया था। कौन शैली में? मथुरा शैली में। इसके बाद कुषाण वंश का सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण वंश का सर्वाधिक विस्तार जो है, विकास जो है, वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलिए, तो ये था हमारा सेशन आपका सेट संख्या 8। आपको कैसा लगा यह टॉपिक? हमें कमेंट में जरूर कमेंट कर बताएं। आप सभी लोग, इतने लोग वीडियोस को देखते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा, कुछ कुछ बताइएगा इस हमारे टॉपिक को कैसा लगता है, किस टॉपिक पे वीडियोस बनाने चाहिए और क्या सुधार करना चाहिए। आप इन सब टॉपिक पे कुछ कुछ कमेंट करेंगे। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।